देख रहे थे प्रेमचंद की कहानी सवा सेर गेहूँ। आज हमारा कार्यक्रम कुछ विलंब से शुरू हुआ, चूँकि बारिश हो रही थी। इस कार्यक्रम की शुरुआत हम जब कर रहे हैं तो हमें प्रेमचंद के जीवन और उनके लेखन काल की याद आ रही है। जब उनके लेखन और उनके जीवन का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि उनका जीवन बहुत ही दुखदाई रहा, और साथ ही जब वो लेखन कर रहे थे तो देश की स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी। विश्व युद्ध की तैयारियां चल रही थी और हमारा देश गुलाम था। किसान पर कोड़े बरसाए जा रहे थे, माँ बहनों की इज्जत लूटी जा रही थी। ऐसी परिस्थितियों में उनका लेखन, चाहे वह निबंध हो या आलेख, कहानी हो या उपन्यास या फिर नाटक ही क्यों ना हो, सब के सब उस ज़माने के सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं। तो आज हम इस कार्यक्रम में प्रेमचंद के जीवन और प्रेमचंद के संस्कृति कर्म के संदर्भ में अपनी बात को रखने के लिए हमने आमंत्रित किया है हमारे शिक्षक साथी व्यास सिंह जी को। व्यास सिंह जी को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वो अंग्रेजी साहित्य के अध्येता रहे हैं और साथ ही साथ किसी भी भाषा के साहित्य हो उन पर अपना विमर्श करते रहते हैं। तो हम आमंत्रित कर रहे हैं व्यास सिंह जी को अपने विचारों को रखने के लिए। प्रेमचंद पखवाड़ा की श्रृंखला में स्वर्गीय प्रेमचंद को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए और इप्टा के साथियों का आभार प्रकट करते हुए प्रेमचंद जी के विषय में कहना चाहूँगा कि परिचर्चा का जो विषय रखा गया है, आज अगर प्रेमचंद होते, तो मैं तो कहना चाहूँगा कि आज अगर प्रेमचंद होते तो या तो मार दिए गए होते, अथवा जेल में सड़ रहे होते, या फिर आइसोलेट कर दिए गए होते। बहुत से विचारकों, चिंतकों, दार्शनिकों का वध किया गया, उनकी हत्या कर दी गई, क्योंकि वो व्यवस्था के बुराइयों के विषय में बोल रहे थे। व्यवस्था को ये पसंद नहीं था। बहुत से हमारे चिंतक, विचारक, खासकर वामपंथी भाई मार डाले गए। बारबरा राव को आप देख सकते हैं, दूसरी स्थिति प्रेमचंद की होती, जेल में होते, क्योंकि वो व्यवस्था की खामियों के विरुद्ध चुप बैठने वाले तो थे नहीं। आजीवन उन्होंने संघर्ष किया, जेल में होते। या फिर तीसरी स्थिति होती, आइसोलेट कर दिए गए होते। ये एक इस युग की, इस समाज व्यवस्था की नई विधा है, जिसमें विरोधी को के पंख काट दो, उनके सारे संसाधन छीन लो। प्रेमचंद को न कोई प्रकाशक मिलता, प्रेमचंद की किताबें बैन होती, प्रेमचंद के पाठकों को जेल में डाला जाता। तो इस तरह से प्रेमचंद को आइसोलेट कर दिया जाता। आज एनडीटीवी का उदाहरण आपके सामने है। प्रेमचंद आजीवन 4 चीजों से संघर्ष करते रहे: पूंजीवाद, सामंतवाद, साम्राज्यवाद और सामाजिक भ्रष्टाचार। प्रेमचंद के जमाने में पूंजीवाद से लड़ना, पूंजीवाद का विरोध करना थोड़ा आसान था,
क्योंकि उस जमाने में पूंजीवाद अपने नंगे स्वरूप में सामने था और सामने से वार करता था। आज का पूंजीवाद अपने आप को पूंजीवाद नहीं बताता, वो छद्मवेश में आपके सामने आता है, समाज पहचान नहीं पाता और अपना पांव पसारते हुए विरोधियों को किनारे लगाता है। पूंजीवाद की बात जब हम करते हैं तो प्रेमचंद पूंजीवाद के प्रबलतम विरोधी रहे। उनके हृदय में मार्क्स और गांधी दोनों जीवित थे। मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रेमचंद ने गांधी को भी जिंदा रखा, मार्क्स को भी जिंदा रखा और आजीवन पूंजीवाद के खिलाफ संघर्ष करते रहे। आज उनको कुछ विशेष कठिनाई होती, इसलिए होती कि आज का पूंजीवाद बहुरूपीय के वेश में आता है, सामने से वार नहीं करता, लेखक को प्रकाशक नहीं मिलने दिया जाएगा, लेखक को पाठक नहीं मिलने दिए जाएंगे, लेखक की किताबें बैन होंगी तो लेखक स्वतः मर जाएगा। इससे तो अच्छा वह व्यवस्था थी अंग्रेजों के ज़माने में, कम से कम थोड़ी बहुत उनमें नैतिकता थी। वो सामने वाले का या अपने विरोधियों का दमन तो करते थे, लेकिन बाहुबल के आधार पर करते थे। आज पूंजीवाद आपको पीछे से वार करता है, छुप कर वार करता है और ये पूंजीवाद सर्वग्राही पूंजीवाद है, सर्वग्रासी है। सब कुछ निगल जाएगा, आपकी सभ्यता, संस्कृति, सौंदर्य, यहाँ तक कि कौमार्ज तक निगलने को तैयार है, क्योंकि ये खरीदने वाला पूंजीवाद है। ये सब कुछ खरीद लेना चाहता है। ये चाहता है कि हम विरोधियों का विरोधी स्वर खरीद लें, लेखक की लेखनी खरीद लें, विचारक के विचार खरीद लें, कुम्हारियों का कौमार्ज खरीद लें। सब कुछ व्यापार की वस्तु समझता है ये पूंजीवाद, जो छद्म रूप में हमारे सामने उपस्थित है। सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, बिना जरूरत की जरूरत बताई जाएगी। अभी कुछ साल पहले तक भारतवर्ष में नमक 8 आने 1 रुपये केजी हुआ करता था। आज आप 20 रुपये खरीदते हैं, केवल इस झूठे प्रोपेगेंडा और प्रचार से कि वो आयोडाइज्ड साल्ट है। तो उसकी ज़रूरत बनाई गई प्रचार से, प्रोपेगेंडा से, और इसी तरह के संसाधनों का उपयोग करके पहले वे आपको उसका अभ्यस्त बनाते हैं, फिर आपको खरीदते हैं। प्रेमचंद ने इसका विरोध किया था। साम्राज्यवाद के खिलाफ तो आजीवन वो संघर्ष करते रहे। ब्रिटिश साम्राज्यवाद से खासकर उनका विरोध था। आज के युग में साम्राज्यवाद भी छद्मवेश में है। साम्राज्यवाद सीधे आपके सामने नहीं खड़ा है, वो छद्मवेश में है। आप पहचानने में भूल कर सकते हैं, समाज पहचानने में भूल कर सकता है। इस तरह के व्यापारी हैं, इस तरह के उद्योगपति हैं जो जिन्होंने अपना एक एकाधिकार साम्राज्य कायम कर रखा है। उनके प्रोडक्ट सारी दुनिया में बिकते हैं, एक तरह का उनका उसका साम्राज्य है। उसके लिए वो हर तरह के हथकंडे का सहारा लेते हैं, प्रशासन का सहारा लेते हैं, सरकार का सहारा लेते हैं, प्रोपेगेंडा का सहारा लेते हैं और अपने उत्पाद को साम्राज्यवादी रूप दे रहे हैं। तो प्रेमचंद पूंजीवाद से लड़ते रहे, साम्राज्यवाद से लड़ते रहे, सामंतवाद से लड़ते रहे।
सामंतवाद भी आज छद्मवेश में है। ये तीनों शक्तियां आज छद्मवेश में हैं। ठाकुर का कुआं शीर्षक कहानी में ठाकुर सीधे पानी पीने से दलितों को रोकते हैं। वो कम से कम सामने हैं। दलित जानता है कि कौन हमारा विरोध कर रहा है, इनके खिलाफ हमको आवाज उठानी है। लेकिन आज का जो सामंतवाद है वो बहुरूपीय के बेस में है। समाज को पहचानने में कठिनाई हो रही है। समाज पहचानता नहीं। छोटी छोटी जो स्थानीय शक्तियां हैं, लोकल पावर्स हैं, पावर सेंटर्स हैं, वो चाहे लीगल हो, इलीगल हो, नाजायज हो, जायज हो, उनको प्रशासन का समर्थन देकर सामंत का रूप दिया गया है। उस जमाने में भी तो सामंत की यही परिभाषा थी। वो स्थानीय स्तर पर पावर सेंटर हुआ करते थे, जायज नाजायज कर साम्राज्यवादियों का सहयोग किया करते थे। आज भी लोकल स्तर पर तरह तरह के पावर सेंटर पैदा हो गए हैं, शक्ति केंद्र पैदा हो गए हैं, जो समाज के स्वच्छंद विकास को बाधित करते हैं। साम्राज्यवादियों के लिए, पूंजीवादियों के लिए वो प्रयास करते हैं। तो प्रेमचंद जी ने इस पूंजीवाद के खिलाफ, सामंतवाद के खिलाफ और साम्राज्यवाद के खिलाफ, तीनों के खिलाफ आवाज उठाई। एक चौथा जो उनका आयाम था, सामाजिक भ्रष्टाचार पर प्रेमचंद ने बहुत तीखा व्यंग किया है, बहुत तीखे ढंग से उसकी आलोचना की है। आज तो उससे भी ज़्यादा सामाजिक भ्रष्टाचार है। प्रेमचंद की कहानियों को देखते हैं, उपन्यास को देखते हैं, उन्होंने समाज की बहुत सारी बुराइयों की ओर ध्यान आकृष्ट कराया। चाहे सेवा सदन में वेश्यावृत्ति की समस्या हो, प्रतिज्ञा में विधवा विवाह की समस्या हो, गोदान में भारतीय किसानों के दशा दिशा की बात हो, उन्होंने बहुत सारी समस्याओं को, समाज के लगभग हर समस्या को उन्होंने उजागर किया। आज अगर प्रेमचंद होते तो उनकी पहली लड़ाई, जो शीर्षक है कि आज प्रेमचंद होते, तो उनकी पहली लड़ाई भ्रष्टाचारियों से छिड़ी होती। ये रिश्वत प्रथा के खिलाफ, सरकारी कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रेमचंद लिख रहे होते और आज और शिद्दत से उनके खिलाफ जूझ रहे होते। हम लोगों ने देखा उनके साहित्य में कि व्यवस्था के विरोध में, अन्याय के विरोध में प्रेमचंद आजीवन खड़े रहे, संघर्ष करते रहे। चाहते तो सुविधाभोगी हो सकते थे, बंबई का अवसर प्राप्त हुआ था, आराम का जीवन जी सकते थे, पैसा कमा सकते थे, लेकिन प्रेमचंद को रास नहीं आया। फिर वही बनारस की गली, वही लम्ही का गांव उनको आकर्षित करता रहा। प्रेमचंद जी फिर इसी संघर्ष में डटने के लिए लौट आए बंबई से। लेकिन अकेला योद्धा कहाँ तक संघर्ष करता। लड़ते लड़ते प्रेमचंद जीर्ण शीर्ण हो गए थे, स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा था और असमय प्रेमचंद जी प्रस्थान कर गए, संसार छोड़ गए। हम आज उनको याद करते हुए उनके संघर्षों को आगे बढ़ाने की प्रेरणा ले सकते हैं। पूंजीवाद के खिलाफ, सामंतवाद के खिलाफ और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ हम एकजुट होकर लड़ने की प्रेरणा लें। यही प्रेमचंद को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद।
था कि अगर आज प्रेमचंद होते तो जेल में बंद होते या फिर आइसोलेट कर दिए गए होते। उनके साहित्य आज भी हमें प्रेरित करते हैं उन तमाम कुरीतियों के खिलाफ लड़ने के लिए, चाहे वह पूंजीवाद की कुरीतियां हो, चाहे वह सामंतवाद के अवशेष की कुरीतियां हो, चाहे फिर सामाजिक बुराइयां हों। तो अब हम आइए अगली कड़ी में बढ़ते हैं और अगली कड़ी में आप सुनेंगे कहानी पाठ। आज की श्रृंखला में हम जो कहानी आपके बीच प्रस्तुत करने जा रहे हैं उस कहानी का शीर्षक है घास वाली, और उसे प्रस्तुत कर रहे हैं चित्रकार साथी, अभिनय से ओतप्रोत साथी, कलाकार साथी राजेश पांडे जी। तो हम आमंत्रित करते हैं राजेश पांडे जी को। मैं आपके सामने इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए प्रस्तुत करता हूँ प्रेमचंद की कहानी घास वाली। मूलिया हरी हरी घास का गट्ठा लेकर आया तो उसका गेहुआ रंग कुछ टमटमाया हुआ और बड़ी बड़ी मदभरी आंखों में शंका समाई हुई। महावीर ने उसका टमटमाया हुआ चेहरा देखकर पूछा, क्या हुआ मूलिया, आज कैसा जी है? मूलिया ने कुछ जवाब न दिया। उसकी आंखें डबडबा गई। महावीर ने समीप आकर पूछा, क्या हुआ, बताती क्यों नहीं? किसी ने कुछ कहा है? अम्मी ने डांटा है? क्यों इतनी उदास है? मूलिया ने सिसक कर, कुछ नहीं, हुआ क्या? अच्छी तो हूँ। महावीर ने मूलिया को सिर से पांव तक देखा। चुपचाप रोएगी, बताएगी नहीं? मूलिया ने बात टाल कर कहा, कोई बात भी हो तो क्या बताओ? मूलिया, इस उसर में गुलाब का फूल था, गेहुआ रंग था, हिरण की सी आंख, नीचे खींचा हुआ चिबुक, कपोलों पर हल्की लालिमा, बड़ी बड़ी नुकीली पलकें, आंखों में एक विचित्र आर्द्रता जिसमें एक स्पष्ट वेदना, एक मुख व्यथा झलकती रहती। मालूम नहीं चमारों के इस घर में वो अप्सरा कहाँ से आ गई थी। क्या उसका कोमल फूल सा गात इस योग्य था कि सर पर घास की टोकरी रखकर बेचने जाती? उस गांव में भी ऐसे लोग मौजूद थे जो उसके तलवे के नीचे आंख बिछाते थे, उसकी एक चितवन के लिए तरसते थे, जिनसे अगर वो एक शब्द भी बोलती तो निहाल हो जाते। लेकिन उसे आए साल भर से अधिक हो गया, किसी ने उसे युवकों की तरफ ताकते या बात करते नहीं देखा। वो घास के लिए निकलती तो ऐसा मालूम होता मानो उषा का प्रकाश सुनहरे आवरण में रंजित अपनी छटा बिखरता जाता। कोई गजलें गाता, कोई छाती पर हाथ रखता, पर मूलिया नीचे आंखें किए अपनी राह चली जाती। लोग हैरान होकर कहते, इतना अभिमान? महावीर में ऐसे क्या सुरखाब के फर लगे हैं, ऐसा अच्छा नौजवान भी तो नहीं, न जाने ये कैसे उसके साथ रहती है। मगर आज ऐसी बात हो गई जो इस जाति की और युवतियों के लिए चाहे गुप्त संदेश होती, मूलिया के लिए हृदय का सूर। प्रभात का समय था, पवन आम की बौर की सुगंधी से मतवाला हो रहा, आकाश पृथ्वी पर सोने की वर्षा कर रहा। मूलिया सिर पर झुआ रखे घास छिलने लगी तो उसका गेहुआ रंग प्रभात की सुनहरी किरणों से कुंदन की तरह दमक उठा। एकाएक युवक चैन सिंह सामने से आता हुआ दिखाई दिया। मूलिया ने चाहा कि कतरा कर निकल जाए, मगर चैन सिंह ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, मूलिया, तुझे क्या मुझ पर जरा भी दया नहीं आती? मूलिया का फूल से खिला हुआ चेहरा ज्वाला की तरह तैर उठा।
वो जरा भी नहीं डरी, जरा भी न झिझकी, झगुआ जमीन पर गिरा दिया और बोली, मुझे छोड़ दो नहीं तो मैं चिल्लाती हूँ अभी। चैन सिंह को आज जीवन में एक नया अनुभव हुआ। नीची जातों में रूप माधुर्य का इसके सिवा और कोई काम ही क्या है कि वो ऊंची जात वालों का खिलौना बने। ऐसे कितने ही मार्ग उसने जीते थे, पर आज मुलिया के चेहरे का वो रंग, उसका वो क्रोध और मान देखकर उसके चक्के छूट गए। उसने लज्जित होकर उसका हाथ छोड़ दिया। मुलिया वेग से आगे बढ़ गई। संघर्ष की गर्मी में चोट की व्यथा नहीं होती, पीछे से टीस होने लगती है। मुलिया जब कुछ दूर निकल गई तो क्रोध और भय तथा बेकसी को अनुभव करके उसकी आंखों में आंसू भरा। उसने कुछ देर जब्त किया और फिर सिसक कर रोने लगी। अगर वो इतनी गरीब न होती तो किसी की मजाल थी कि इस तरह उसका अपमान करता। वो रोती जाती थी और घास छिलती जाती थी। महावीरों का क्रोध वो जानती थी, मगर उससे कह दे तो उस ठाकुर के खून का प्यासा हो जाएगा, फिर न जाने क्या हो। इस ख्याल से उसके रोंगटे खड़े हो गए। इसलिए उसने महावीर के प्रश्नों का कोई उत्तर न दिया। दूसरे दिन मुलिया घास के लिए न गई। सास ने पूछा, तू क्यों नहीं जाती, और सब तो चली गई। मुलिया ने सिर झुकाकर कहा, मैं अकेली न जाऊंगी। सास ने बिगड़ कर कहा, अकेले क्या तुझे बाग उठा ले जाएगा। मुलिया ने और फिर सिर झुकाया और दबी हुई आवाज से बोली, सब मुझे छेड़ते हैं। सास ने डांटा, न तू औरों के साथ जाएगी, ना अकेली जाएगी, और फिर जाएगी कैसे। वो साफ साफ क्यों नहीं कहती मैं न जाऊंगी। तो यहाँ मेरे घर में रानी बन के निवाह न होगा। किसी को चाम नहीं प्यारा होता, काम प्यारा होता है। तू बड़ी सुंदर है तो तेरी सुंदरता लेकर चाटूं, था छावा और घासला। द्वार पर नीम के दरख्त के साए में महावीर खड़ा घोड़े को मल रहा था। उसने मुलिया की रोनी सूरत बनाए जाते देखा, पर कुछ बोल ना सका। उसका बस चलता तो मुलिया को कलेजे में बिठा लेता, आंखों में छिपा लेता, लेकिन घोड़े का पेट भरना भी तो जरूरी था। घास मोल लेकर खिलाए तो 12 आने रोज से कम न पड़े। ऐसी मजदूरी ही कौन होती है। मुश्किल से 1.5-2 रुपए मिलते हैं, कोई कभी मिले कभी ना मिले। जब से ये सत्यानाशी लारियां चलने लगी हैं, इक्के वालों की पगिया बैठ गई है। कोई सेंध भी नहीं पूछता। महाजन से 150 रुपए उधार लेकर इक्का और घोड़ा खरीदा था, मगर लारियों के आगे इक्के को कौन पूछता है। महाजन का सूद भी तो न पहुंच सका था। मूल का कहना ही क्या। पूरी मन से बोला, न मन हो तो रहने दो, देखी जाएगी। इस दुर्जोई से मुखिया निहाल हो गई। बोली, घोड़ा खाएगा क्या। आज उसने कल का रास्ता छोड़ दिया और खेतों की मेड़ों से होती हुई चली। बार बार सतर्क आंखों से इधर उधर ताकती जाती थी। दोनों तरफ ऊख के खेत खड़े थे। जरा भी खड़खड़ाहट होती उसका जी सन्न हो जाता, कहीं कोई ऊख में छिपा न बैठा हो। मगर कोई नई बात न हुई। ऊख के खेत निकल गए, आमों का बाग निकल गया, सिंचे हुए खेत नजर आने लगे और दूर के कुएं पर कूद चल रहा है। खेत की मेड़ों पर हरी हरी घासें जमी हुई। मुलिया का जी ललचाया। यहाँ आधे घंटे में जितनी घास छिल सकती है, सूखे मैदान में दोपहर तक न छिल सकेगी। यहाँ देखता ही कौन है, कौन चिल्लाएगा तो चली जाऊंगी। बैठकर घास छिलने लगी और 1 घंटे में उसका झावा आधे से ज्यादा भर गया। अपने काम में इतनी तन्मय थी कि उसे चैन सिंह के आने की खबर ही ना हो। एकाएक उसने आहट पाकर सिर उठाया तो चैन सिंह को खड़ा देखा। मुलिया की छाती धक से हो, जी में आया भाग जाए, झावा उलट दे और खाली झावा लेकर चली जाए। पर चैन सिंह ने कई गज के फासले से ही रोककर कहा, वो डर मत, भगवान जानता है मैं तुझसे कुछ न बोलूंगा। जितनी घास चाहे छिल ले, मेरा ही खेत है। मुलिया के हाथ सुन्न हो, खुद भी हाथ में जम सी गई। घास नजर ही ना आती थी। जी चाहता था जमीन फट जाए और मैं समा जाऊं। जमीन आंखों के सामने तैरने लगी। चैन सिंह ने वापिस आश्वासन दिया, छिलती को नहीं, मैं तुमसे कुछ कहता थोड़े ही हूं। यहीं चली आया कर रोज, मैं छिल दिया करूंगा। मुलिया चित्र लिखित सी बैठी रही। चैन सिंह ने एक कदम आगे बढ़ाया और बोला, तू मुझसे इतना डरती क्यों। क्या तू समझती है मैं आज भी तुझे सताने आया हूं। ईश्वर जानता है कल भी तुझे सताने के लिए मैंने तेरा हाथ नहीं पकड़ा था। तुझे देखकर आप ही हाथ बढ़ गए, मुझे कुछ सुध ही न रहे। तू चली जाती, तू चली गई तो मैं वहां बैठकर घंटों रोता रहा। जी में आता था हाथ काट लूं, कभी जी चाहता था जहर खा लूं। तभी से तुझे ढूंढ रहा हूं। आज तू इस रास्ते से चली आई तो मैं हार छानता हुआ यहाँ आया।
अब जो सजा तेरे जी में आवे दे दे। अगर तू मेरा भी सिर काट ले तो गर्दन ना हिलाऊंगा। मैं शोहदा था, लुच्चा था, लेकिन जब से तुझे देखा है मेरे मन से सारी खोट मिट गई। अब तो यही जी में आता है कि तेरा कुत्ता होता और तेरे पीछे पीछे जाता, तेरा घोड़ा होता तब तो तू अपने हाथों से मेरे सामने घास डालती। किसी तरह ये चोला तेरे काम आवे, मेरे मन की ये सबसे बड़ी लालसा है। मेरी जवानी काम ना आवे अगर मैं किसी खोट से ये बातें कर रहा हूँ। बड़ा भगवान था महावीर जो ऐसी देवी उसे मिली। मूलिया चुपचाप सुनती रही, फिर नीचा सिर करके भोलेपन से बोली, तो तुम मुझे क्या करने को कहे? चैन सिंह और समीप आकर बोला, तेरी दया चाहता हूं। अब मूलिया ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। उसकी लजा न जाने कहाँ गायब। चुपते हुए शब्दों में बोली, तुमसे एक बात कहूं, बुरा तो न मानोगे, तुम्हारा ब्याह हो गया है या नहीं? चैन सिंह ने दबी जबान से कहा, ब्याह तो हो गया, लेकिन ब्याह क्या, खिलवाड़ है। मूलिया के होठों पर अवहेलना की मुस्कुराहट झलक पड़ी। बोली, फिर भी अगर मेरा आदमी तुम्हारी औरत से इस तरह बातें करता तो तुम्हें कैसा लगता? तुम उसकी गर्दन काटने पर तैयार हो जाते कि नहीं? बोलो, क्या समझते हो कि महावीर चमार है तो उसकी देह में लहू नहीं है, उसे लज्जा नहीं है, अपनी मर्यादा का विचार नहीं है? मेरा रंग रूप तुम्हें भाता है क्या? घाट के किनारे मुझसे कहीं सुंदर औरतें नहीं घुमा करती? मैं उनके तलों के बराबर भी नहीं कर सकती। तुम उसमें से किसी से क्यों नहीं दया मांगते? क्या उनके पास दया नहीं है? मगर वहां तुम न जाओगे। क्यों? क्योंकि वहां जाते तुम्हारी छाती दहलती है। मुझसे दया मांगते हो इसलिए ना कि मैं चमारी हूँ, नीचे जाती हूँ, और नीचे जाति की औरत जरा सी धुड़की, धमकी और जरा सी लालच से तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगी। कितना सख्त सस्ता सौदा है। ठाकुर हो ना, ऐसा सस्ता सौदा क्यों छोड़ने लगे? चैन सिंह लज्जित होकर बोला, मुला ये बात नहीं, मैं सच कहता हूँ, इसमें ऊंच नीच की बात नहीं है। सब आदमी बराबर है। मैं तो तेरे चरणों पर सिर रखने को तैयार हूँ। मूलिया, इसलिए ना कि जानते हो मैं कुछ कर नहीं सकती। जाकर किसी खतरानी के चरणों पर सिर रखो तो मालूम हो कि चरणों पर सिर रखने का क्या फल मिलता है। फिर ये सिर तुम्हारी गर्दन पर न रहेगा। चैन सिंह मारे शर्म के जमीन में गाड़ा जाता था। उसका मुंह ऐसा सूख गया था मानो महीनों की बीमारी से उठा। मुंह से बात न निकलती थी। मूलिया इतनी वाकपटु है इसका उसे गुमान भी न था। मूलिया फिर बोली, मैं भी रोज बाजार जाती हूँ, बड़े बड़े घरों का हाल जानती हूँ। मुझे किसी बड़े घर का नाम बता दो जिसमें कोई साइस, कोई कोचवान, कोई कहार, कोई पंडई, कोई महाराज न घुसा बैठा। ये सब बड़े घरों की लीला है। और वो औरतें जो कुछ करती हैं ठीक करती हैं। उनके घर वाले भी तो चमारिनों और खारिनों के पीछे जान देते रहते हैं। लेना देना बराबर हो जाता है। बेचारे गरीब आदमियों के लिए ये बात कहाँ? मेरे आदमी के लिए संसार में जो कुछ है मैं हूँ, तो किसी दूसरी मेहरिया की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। संजोग की बात है कि मैं तनिक सुंदर हूँ, लेकिन मैं काली कलूटी भी होती तब भी वो मुझे इसी तरह देखता। इसका मुझे विश्वास है। मैं चमारिन होकर भी इतनी नीच नहीं हूँ कि विश्वास का बदला खोट से दूँ। हाँ, वो अपने मन की करने लगे, मेरी छाती पर मूंग दलने लगे, तो मैं भी उसकी छाती पर मूंग दलूंगी। तुम मेरे रूप के ही दीवाने हो ना। आज मुझे माता निकल आए, कानी हो जाऊं तो मेरी और ताकोगे भी नहीं। बोलो, झूठ कहती हूँ? चैन सिंह इनकार न कर सका। मूलिया ने उसी गर्व से भरे हुए स्वर में कहा, लेकिन मेरी एक नहीं दोनों आंखें फूट जाएं तब भी वो मुझे इसी तरह रख लेगा। मुझे उठावेगा, बिठावेगा, खिलावेगा। तुम चाहते हो मैं ऐसे आदमी के साथ कपट करूं? जाओ, अब मुझे कभी न छेड़ना, नहीं तो अच्छा नहीं हो। जवानी जोश है, बल है, दया है, साहस है, आत्मविश्वास है, गौरव है और सब कुछ जो जीवन को पवित्र, उज्जवल और पूर्ण बना देता है। जवानी का नशा घमंड है, निर्दयता है, स्वार्थ है, शेखी है, विषय वासना है और कटुता है। और वो सब कुछ जो जीवन को पशुता, विकार और पतन की ओर ले जाता है। चैन सिंह पर जवानी का नशा। मूलिया की शीतल छींटों ने नशा उतार दिया। जैसे उबलती हुई चाशनी में पानी के छींटे पड़ जाने से फेन मिट जाता है, मैल निकल जाता है और निर्मल शुद्ध रस बाहर निकल आता है। जवानी का नशा जाता रहा, केवल जवानी रह गई।
कामनी का शब्द जितनी आसानी से दीन और ईमान को अगारत कर सकते हैं, उतनी ही आसानी से उनका उद्धार भी कर सकते हैं। चैन सिंह उस दिन से दूसरा ही आदमी हो गया। गुस्सा उसकी नाक पर रहता था, बात बात पर मजदूरों को गालियां देना, डांटना और पिटना उसकी आदत थी। आसामी उससे थर थर कांपते थे। मजदूर उसे आते देखकर अपने काम में चुस्त हो जाते थे, पर जो ही उसने उधर पीठ फेरी, इन्होंने चिलम पीना शुरू कर दिया। सब दिल में उससे जलते थे, उसे गालियां देते थे। मगर उस दिन से चैन सिंह इतना दयालु, इतना गंभीर, इतना सहनशील हो गया था कि लोगों को आश्चर्य होता था। कई दिन गुजर गए थे। एक दिन संध्या समय चैन सिंह खेत देखने गया। पूर चल रहा था। उसने देखा कि एक जगह नाली टूट गई और सारा पानी बहा चला जाता है। क्यारियों में पानी बिल्कुल नहीं पहुंचता, मगर क्यारी बनाने वाली बुढ़िया चुपचाप किनारे बैठी है। उसे इसकी जरा भी फिक्र नहीं कि पानी क्यों नहीं आता। पहले ये दशा देखकर चैन सिंह आपस से बाहर हो जाते। उस औरत की उस दिन मजूरी काट लेता और पूर चलाने वालों की घुड़कियां जमाता। और आज उसे क्रोध नहीं आया। उसने मिट्टी लेकर नाली बांध दी और खेत में जाकर बुढ़िया से बोला, तू यहाँ बैठी है और पानी सब बहा जा रहा है। बुढ़िया घबरा कर बोली, अभी खुल गई होगी राजा, मैं अभी जाकर बंद किए थी। ये कहती हुई वो थरथर कांपने लगी। चैन सिंह ने उसकी दिलजोई करते हुए कहा, भाग मत, मैंने नाली बंद कर दी। और बुढ़ाऊ कई दिन से दिखाई नहीं दिए, कहीं काम पर जाते हैं कि नहीं? बुढ़िया गदगद होकर बोली, आजकल तो खाली जाते हैं भैया, कोई काम नहीं मिलता। चैन सिंह ने नम्र भाव से कहा, तो हमारे यहाँ लगा दे, थोड़ा सा सन रखा है, उसे काट देंगे। ये कहता हुआ वो कुएं की ओर चला गया। यहाँ 4 पूर चल रहे थे, पर इस वक्त 2 हकवे बेर खाने में लगे थे। चैन सिंह को देखते ही मजदूरों के होश उड़ गए। ठाकुर ने पूछा, 2 आदमी कहाँ गए? तो क्या जवाब दोगे? सबके सब डांटे जाएंगे। बेचारे दिल में सहमे जा रहे थे। चैन सिंह ने पूछा, आते ही वो दोनों कहाँ चले गए? किसी के मुंह से आवाज न निकली। सहसा सामने से 2 मजदूर धोती के एक कोने से में बेर भरे आते दिखाई दिए। खुश खुश बात करते चले आ रहे थे। चैन सिंह पर निगाह पड़ी तो दोनों के प्राण सूख गए, पांव मन भर के हो गए। अब ना आते बनता है न जाते। दोनों समझ गए कि आज डांट पड़ी, शायद मजूरी भी काट जाए। चाल धीमी पड़ गई। इतने में चैन सिंह ने पुकारा, अरे बढ़े आओ, कैसे पेड़ हैं, लाओ जरा मुझे भी दो, मेरे ही पेड़ के हैं ना। दोनों और भी सहम उठे। आज ठाकुर जीता न छोड़ेगा। कैसा मीठा मीठा कर बोल रहा है, उतना ही भिगो कर लगाएगा। बेचारे और भी सिकुड़ गए। चैन सिंह ने फिर कहा, अरे जल्दी से आओ जी, पक्की बक्की सब मैं ले लूंगा। जरा एक आदमी लपक कर घर से थोड़ा सा नमक तो ले लो। बाकी दोनों मजदूरों से, तुम भी दोनों आ जाओ, उस पेड़ के बेर मीठे होते हैं, बेर खा लें, काम तो करना ही है। अब दोनों भगोड़ों को कुछ ढांढस हुआ। सभी ने जाकर सब बेर चैन सिंह के आगे डाल दिया और पक्के पक्के छांट कर उसे देने लगे। एक आदमी नमक लाने दौड़ा। आधे घंटे तक 4 पूर बंद रहे। जब सब बेर उड़ गए और ठाकुर चलने लगा तो दोनों अपराधियों ने हाथ जोड़कर कहा, भैया जी आज जान बख्शी हो जाए, बड़ी भूख लगी थी, नहीं तो कभी न जाते। चैन सिंह नम्रता से कहा, तो उसमें बुराई क्या है? अरे मैंने भी तो बेर खाए हैं, 1-आधा घंटे का हरज हुआ यही ना। तुम चाहोगे तो घंटे भर का काम आधा घंटे में कर दोगे, न चाहोगे दिन भर में भी घंटे का काम पूरा ना होगा। चैन सिंह चला गया तो चारों बातें करने लगे। एक ने कहा, मालिक इस तरह रहें तो काम करने में जी लगता है, यह नहीं कि हरदम छाती पे सवार। दूसरा, मैंने तो समझा अच्छा आज कच्चा ही खा जाएंगे। तीसरा, कई दिन से देखता हूँ मिजाज नरम हो गया है। चौथा, सांझ को पूरी मजूरी मिले तो कहना। पहला, ओहो तुम तो हो गोबर गणेश, आदमी का रुख नहीं पहचानते। दूसरा, अब खुद दिल लगाकर काम करेंगे भैया। तीसरा, और क्या, जब उन्होंने हमारे ऊपर छोड़ दिया तो हमारा भी धर्म है, कोई कसर न छोड़े। चौथा, मुझे तो भैया ठाकुर पर अभी विश्वास नहीं आता। एक दिन चैन सिंह को किसी काम से कचहरी जाना था। 5 मील का सफर था। यूँ तो वो बराबर अपने घोड़े पर जाया करता था, पर आज धूप बड़ी तेज हो रही थी। सोचा इक्के पर चला चला। महावीर को कहला भेजा मुझे लेते जाना। कुछ 9 बजे महावीर ने पुकारा। चैन सिंह तैयार बैठा था, चटपट इक्के पर बैठ गया, मगर घोड़ा इतना दुबला हो रहा था, इक्के की गद्दी इतनी मैली और फटी हुई, सारा सामान इधर इतनी रद्दी कि चैन सिंह को उस पर बैठते शर्म आ गई। पूछा, ये सामान क्यों बिगड़ा है महावीर? तुम्हारा घोड़ा तो इतना दुबला कभी ना था, आजकल सवारियां कम हैं क्या? महावीर ने कहा,
नहीं मालिक, सवारियाँ कहाँ नहीं हैं, मगर लारियों के सामने एक एक को कौन पूछता है। कहाँ 2, 2.5, 3 की मजदूरी करके घर लौटता था, कहाँ 20 आने पैसे भी नहीं मिलते। क्या जानवर को खिलाऊं, क्या आप खाऊं। बड़ी विपत्ति में पड़ा हूँ। सोचता हूँ एक का घोड़ा बेच बाच कर आप लोगों की मजदूरी करूँ, पर कोई ग्राहक नहीं मिलता। ज़्यादा नहीं तो 12 आना तो घोड़े को ही चाहिए, घास ऊपर से। जब आप ही पेट नहीं चलता तो जानवर को क्या पूछें। चैन सिंह ने उसके फटे हुए कुर्ते की ओर देख कर कहा, 2-4 बीघे खेती क्यों नहीं कर लेते। महावीर सिर झुकाकर फिर बोला, खेती के लिए बड़ा पौरुष चाहिए मालिक। मैंने तो यही सोचा है कि कोई ग्राहक लग जाए तो एक एक को औने पौने निकाल दूँ, फिर घास छिलकर बाजार ले जाया करूँ। आजकल सास पतोह दोनों छिलती हैं, तब जाकर 10-12 आने पैसे नसीब होते हैं। चैन सिंह ने पूछा, तो बुढ़िया बाजार जाती होगी। महावीर लजाता हुआ बोला, नहीं भैया, वो इतनी दूर कहाँ चल सकती है। घर वाली चली जाती है, दोपहर तक घास छिलती है, तीसरे पहर बाजार जाती है, वहाँ से घड़ी रात गए लौटती है। हलकान हो जाता है भैया, मगर क्या करूँ, तकदीर से क्या जो। चैन सिंह कचहरी पहुँच गए और महावीर सवारियों की टोह में इधर उधर इक्के को घुमाता हुआ शहर की तरफ चला गया। चैन सिंह ने उसे 5 बजे आने को कह दिया। कुछ 4 बजे चैन सिंह कचहरी से फुर्सत पाकर बाहर निकले। हाथे में पान की दुकान थी। जरा और आगे बढ़कर एक घना बरगद का पेड़ था। उसकी छांव में 20 ही टांगे एक के फिटने खड़ी थी। घोड़े खोल दिए गए थे। वकीलों, मुख्तारों और अफसरों की सवारियां यहीं खड़ी हो रही थी। चैन सिंह ने पानी पिया, पान खाया और सोचने लगा कि कोई लारी मिल जाए तो जरा शहर चला जाए, कि तभी उसकी निगाह एक घासवारी पर पड़ी। सिर पर घास का झप्पा रखे साइसों से मोल भाव कर रही थी। चैन सिंह का हृदय उछल पड़ा। अरे ये तो मूलिया है। बनी ठनी एक गुलाबी साड़ी पहने कोचवानों से मोल तोल कर रही थी। कई कोचवान जमा हो गए थे। कोई उससे दिलगी करता था, कोई घूरता था, कोई हंसता था। एक काले कलुटे कोचवान ने कहा, मुला, घास तो उड़ के अधिक से अधिक 6 आने की है। मूलिया ने उन्माद पैदा करने वाली आंखों से देखकर कहा, 6 आने पर लेना है तो सामने घसियारने बैठी हैं, चली जाओ। 2-4 पैसे कम में पा जाओगे। मेरे घास तो 12 आने में ही आएंगी। एक अधेड़ कोचवान ने फिटन के ऊपर से कहा, तेरा जमाना है मुलिया, 12 आने नहीं, 1 रुपया मांग। लेने वाले झक मारेंगे और लेंगे। निकलने दे वकीलों को, अब देरी नहीं है। एक तांगे वाले ने, जो गुलाबी पगड़ी बांधे हुए था, बोला। बुढ़ाऊ के मुंह में पानी भराया। अब मुलिया काहे को किसी और को देखेगी। चैन सिंह को ऐसा क्रोध आ रहा था कि इन दुष्टों को जूते से पीटे। सब के सब कैसे उसकी ओर टकटकी लगाए ताक रहे हैं। आंखों से पी जाएंगे। और मुलिया भी यहाँ कितनी खुश है, न लजाती है, न झिझकती है, न दुखती है। कैसे मुस्किरा कर जड़सीली आंखों से देख कर, सिर का आंचल खिसका कर, मुंह मोड़ कर बातें कर रही है। वही मुलिया जो शेरनी की तरफ तड़प उठती थी। इतने में 4 बजे अमले और वकील मुख्तारों का एक मेला सा निकल पड़ा। अमले लारियों पर दौड़े, वकील मुख्तार इन सवारियों की ओर चले। कोचवानों ने भी चटपट घोड़े जोते। कई महाशयों ने मूलिया को रसिक नेत्रों से देखा और अपनी अपनी गाड़ियों में जा बैठे। एकाएक मूलिया घास का झावा लिए उस फिटन के पीछे दौड़ी। फिटन में एक अंग्रेजी फैशन के नौजवान वकील साहब बैठे थे। उन्होंने पावदान पर घास रखवा ली, जैसे कुछ निकाल कर मूलिया को दिया। मूलिया मुस्कुराई। दोनों में कुछ बातें भी हुई जो चैन सिंह सुन न सके। एक क्षण में मूलिया मुस्कुरा प्रसन्न मुख घर की ओर चली। चैन सिंह पान वाले की दुकान पर विस्मृति की दशा में खड़ा रहा। पान वाले ने दुकान बढ़ाई, कपड़े पहने और केबिन का दरवाजा बंद करके नीचे उतरा तो चैन सिंह के समाधि थी। पूछा, क्या दुकान बंद कर दी? पान वाले ने सहानुभूति दिखाकर कहा, अरे इसकी दवा करो ठाकुर साहब, ये बीमारी अच्छी नहीं है। चैन सिंह ने चकित होकर पूछा, कैसी बीमारी? पान वाला फिर बोला, कैसी बीमारी? आधा घंटा से यहाँ खड़े हो जैसे कोई मुर्दा खड़ा है। सारी कचहरी खाली हो गई, सब दुकानें बंद हो गई, मेहतर तक झाड़ लगाकर चल दिए और तुम्हें कुछ खबर ही नहीं। ये बुरी बीमारी है, जल्दी दवा करा डालो। चैन सिंह ने छड़ी संभाली और फाटक की ओर चला कि महावीर का इक्का सामने से आता दिखाई दिया। कुछ दूर इक्का निकल गया तो चैन सिंह ने पूछा, आज कितने पैसे कमाए महावीर? महावीर ने हंसकर कहा, आज तो मालिक दिन भर खड़ा ही रह गया, किसी ने बिगार में भी न पकड़ा, ऊपर से 4 पैसे की बीड़ियां भी पी गया। चैन सिंह ने जरा देर के बाद कहा,
मेरी एक सलाह है, मानोगे? तुम मुझसे 1 रुपया रोज ले लिया कर, बस जब मैं बुलाऊं तो 1 का लेकर चले आया करो। तब तो तुम्हारी घरवाली को घास लेकर बाजार न जाना पड़ेगा। बोलो मंजूर है? महावीर ने सजल आंखों से देखकर कहा, मालिक आप ही का तो खाता हूँ, आपकी प्रजा हूँ, जब मर्जी हो पकड़ मंगवाइए। आपसे रुपए? चैन सिंह ने बात काट कर कहा, नहीं, मैं तुमसे बिगाड़ नहीं लेना चाहता। तुम मुझसे 1 रुपया रोज ले जाया करो, घास काटकर घरवाली को बाजार मत भेजा करो। तुम्हारी आबरू मेरी आबरू है। और भी रुपए पैसे की जब काम लगे वे खटके चले आया करो। और हाँ देखो, मूलिया से इस बात की भूल कर भी चर्चा न करना, क्या फायदा। कई दिनों के बाद संध्या समय मूलिया चैन सिंह से मिली। चैन सिंह असामियों से माल गुजारी को वसूल करके घर की ओर लपका जा रहा था। उसी जगह जहां उसने मूलिया की बाह पकड़ी थी, मूलिया की आवाज कानों में आई। उसने ठिठक कर पीछे देखा तो मूलिया दौड़ी आ रही थी। बोला, क्या है मूला, क्यों दौड़ती हो? मैं तो खड़ा हूं। मूलिया ने हाँफते हुए कहा, कई दिन से तुमसे मिलना चाहती थी, आज तुम्हें देखा है तो दौड़ी। अब मैं घास बेचने नहीं जाती। चैन सिंह ने कहा, बहुत अच्छी बात है। मूलिया, क्या तुमने कभी मुझे घास बेचते देखा है? हाँ, एक दिन देखा था। क्या महावीर ने तुझसे सब कह डाला? मैंने तो मना किया था। वो मुझसे कोई बात नहीं छिपाता। दोनों एक क्षण चुप खड़े रहे। किसी को कोई बात न सूझती थी। एकाएक मूलिया ने मुस्कुरा कर कहा, यही तुमने मेरी बाह पकड़ी थी। चैन सिंह ने लज्जित होकर कहा, उसको भूल जाओ मूला, मुझ पर न जाने कौन भूत सवार था। मूलिया गदगद कंठ से बोली, उसे क्यों भूल जाऊं? उसी बाह बहे के लाज तो निभा रहे हो। गरीबी आदमी से चाहे जो करावे, तुमने मुझे बचा लिया। फिर दोनों चुप हो गए। जरा देर बाद मूलिया ने फिर कहा, तुमने समझा होगा, मैं हंसने बोलने में मगन हो रही थी। चैन सिंह ने बलपूर्वक कहा, नहीं मूलिया, मैंने एक क्षण के लिए भी नहीं समझा। मूलिया मुस्कुरा कर बोली, मुझे तुमसे यही आशा थी और है। पवन सींचे हुए खेतों में विश्राम करने जा रहा था। सूर्य मिशा की गोद में विश्राम करने जा रहा था और उस मलिन प्रकाश में चैन सिंह मूलिया की विलीन होती हुई रेखा को खड़ा चुपचाप देख रहा था।